Now we have the day 5 topic in the bridge course is a control and coordination. Okay, in a control and coordination we will discuss how organism control its body, how organism coordinate with the external environment, how organism coordinate with each other. Okay, so let's start the control and coordination in case of human beings as well as in case of plants. Student, first of all we have a stimuli. What do you mean by the stimuli? That is the changes in the environment to which the living organism respond are called the stimuli. जैसे आपको गर्मी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप रिस्पॉन्ड करोगे. ठंडा लगेगा, आपके हाथ पे बर्फ अगर रख दूं तो आप वैसे रिस्पॉन्ड करोगे. there will be the sound. Okay, sound, there is a smell, there is a taste, touch, pressure, gravity, water, etc. ये सभी क्या है? स्टिमुलाई. क्योंकि स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, अगर हम खाना खा रहे हैं, ज्यादा गर्म होगा तो हम नहीं उसको इनगल्प कर पाएंगे ना. तो फूड हम खा रहे तो हमें टेस्टी लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो कैसे है, तो वो सब क्या है? स्टिमुलाई. आपको मीठा लगा तो आपको कैसे पता लगा मीठा लगा? क्योंकि हमारे जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे टंग के ऊपर, वो उस चीज को वो चेक करते हैं और वहां से उस स्टिमुलाई को हमारे ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट करता है आपने मीठा खाया, खट्टा खाया, कड़वा खाया, क्या खाया. ओके, इसी तरीके से स्मेल, आपको कौन सी स्मेल आ रही है ना, कैसे आपको हमारे नोज ने उस चीज को ट्रैक किया एंड दैट लीड टू द स्टिमुलाई. कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन को, और ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट करेगा. ओके, इसी तरीके साउंड, जोर से, कम है, कैसी साउंड आ रही है, हॉट है, कोल्ड है, हीट है, प्रेशर है, ग्रेविटी है, वाटर, एटसेट्रा. ये सब क्या है? स्टिमुलाई. बट वेरी वेल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई के अनुसार इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. ओके, and next we having a coordination. What do you mean by the coordination? For a proper response to a stimulus, many organs in the body should work together. Means हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज, हमारा गॉल ब्लैडर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमारे बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं. ओके, जैसा हमारा किडनी आ गया, हार्ट आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ब्रेन के साथ इंटरेक्ट होकर के बहुत सारे फंक्शंस को फुलफिल कर रहे हैं. तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन इन विच देयर विल बी द वेरियस ऑर्गन्स गेट टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, ओके, इन अ रेगुलेटरी मैनर. So the working together of the various organs in an organism to produce a proper response, you can say to produce a proper response to a stimuli is called coordination. In case of the animals, control and coordination done by the nervous system and endocrine system. अगर हम एग्जाम्पल लेंगे एनिमल्स के, जैसे ह्यूमन की बात करेंगे, तो हमारे बॉडी में जितना भी बॉडी का कंट्रोल हो, बॉडी का ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन हो, ये सब फुलफिल किया जाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से. ओके, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल आएगा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो दैट कंटेन्स नंबर ऑफ ग्लैंड्स. जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन्स. तो ग्रोथ हार्मोन्स का काम क्या है? हमारे सेल्स का ग्रोथ करना. ओके, या एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को ही सिग्नल आएगा टू रिलीज द एंटी डायरेटिक हार्मोन. उसका काम क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को किडनी से ऑब्जॉर्ब करना. ओके, सो दैट इज अ थिंग कि ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन को फुलफिल करते हैं. प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होगा डन वो केमिकल सबस्टेंस के थ्रू, क्योंकि प्लांट में तो कोई भी हिस्सा नर्वस सिस्टम ये सब तो है नहीं, इसलिए वहां डायरेक्टली केमिकल सबस्टेंस के थ्रू यू कैन से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. और वो केमिकल सबस्टेंस जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, आई यू कॉल इट द फाइटो हार्मोन्स. ह्यूमन में भी हार्मोन्स होते हैं, उनको हम सिंपली हार्मोन्स बोलते हैं, और हार्मोन्स का रिलीज होने के लिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. ओके, बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं. जैसे स्टूडेंट अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इन एनिमल control and coordination is done by the nervous system and endocrine system. Nervous system consists of brain, spinal cord और nerves. अब but very well, अब सिग्नल जो रिसीव करेगा दैट कॉल्ड द रिसेप्टर. उनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर. अब हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, तो रिसेप्टर को हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, जिनका काम है स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब सिग्नल को रिसीव करना, और उस सिग्नल को रिसीव करके किसको भेजना? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को.
किसके थ्रू, एक नर्व्स के थ्रू भेजते हैं, जिस नर्व को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो हमारे स्किन के ऊपर सेंसरी नर्व है, हमारे अलग अलग हमारा नोज है, हमारे ईयर है, ओके, हमारी टंग है, हमारी स्किन है, हमारे आईज है, इन सभी में रिसेप्टर्स हैं। जो रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और एक नर्व है सेंसरी नर्व, उसके थ्रू उस सिग्नल को ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, और दोबारा उस सिग्नल को मोटर नर्व के थ्रू उस टारगेट आर्गन तक भेजता है। और जब उस टारगेट आर्गन, जैसे आई ने रिसीव किया, लाइट रिसीव करा और आई ने सिग्नल दिया सेंसरी नर्व्स के थ्रू, कहां पे, हमारे ब्रेन में, और ब्रेन ने उस चीज को डिटेक्ट किया। तो आपको जो भी चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, तो वो ब्रेन ने जब उस चीज को डिटेक्ट किया, एनालाइज किया, फिर ब्रेन ने दोबारा सिग्नल आइज को दिया, और आपने वो पर्टिकुलर चीज देखे। तो जैसे एग्जांपल फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे आईज में, जिनको हम रॉड्स और कोन्स बोलते हैं। रॉड्स जो होते हैं वो नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट लाइट के लिए, ट्वी लाइट के लिए, और जो कोन्स होते हैं वो डे लाइट के लिए, जो मतलब रंग बिरंगे जो आपको कलर दिखते हैं वो डे लाइट के लिए कोन्स रिस्पॉन्सिबल। इसी प्रकार फोनो रिसेप्टर जो हमारे कान में होते हैं, जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे नाक में होते हैं, जिनका काम है स्मेल को डिटेक्ट करना। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो हमारे टंग पे होते हैं, जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके टैंगो रिसेप्टर, तो टैंगो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्किन से सिग्नल को, जैसे अब आपको गर्म लग गया, ठंडा लग गया, या किसी ने काटा, या पिन चुभ गया, व्हाटएवर, तो ये सब सिग्नल को लेकर टैंगो रिसेप्टर रिसीव करता और सेंसरी नर्व्स को देगा, और वो हमारे ब्रेन को देगा। समझ आए। तो अफेक्टर आर द मसल्स एंड द ग्लैंड which respond to the information from the brain and the spinal cord through the motor nerve. अफेक्टर वो होगा, जैसे वही मैंने बोला कि मेरे फिंगर के टिप पे मुझे पिन चुभ गया, तो जैसे पिन लगा तो वहां से इमीडिएट टैंगो रिसेप्टर ने सिग्नल दिया मेरे ब्रेन को, और ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है, और फर्दर उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन ने मोटर नर्व्स के थ्रू भेजा अगेन मेरे फिंगर के टिप्स पे। तो मेरा फिंगर का टिप्स क्या हो गया, अफेक्टर हो गया। तो जब वो अफेक्टर चाहे मसल हो, ग्लैंड हो, तो वहां पे वो सिग्नल आएगा और मुझे पता लगे मेरे फिंगर के टिप पे एक पिन लगा है। समझ आए। और सेंसरी नर्व वो हो गया जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा और ब्रेन को देगा, और स्पाइनल कॉर्ड को। मोटर नर्व वो होगा जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर के अफेक्टर्स को देगा, और अफेक्टर पे वो पर्टिकुलर चीज फील होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो बट ह्यूमन नर्वस सिस्टम आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं। जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ गया, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आ गया, और ब्रेन में जैसे सेरिब्रम पार्ट आ गया, सेरिब्लम आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ब्रैकियल प्लेक्सिस आ गए, ये सब। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में मैंने क्या बोला, सीएनएस। तो सीएनएस में कौन कौन सा पार्ट आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आता है, जितने भी क्रेनल नर्व्स, ब्रेन जो ब्रेन से आती है, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आती है। ये याद रखना, जितने भी नर्व्स है बॉडी की वो सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल नर्व्स और क्रेनल नर्व से बनता है, और सीएनएस जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम्स में, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और दिस वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है सीएनएस, ठीक है, ये ब्रेन है, एंड देन देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने किडनी में पढ़ा है कि जो किडनी का यूनिट है वो नेफ्रॉन है, उसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन का यूनिट है दैट इज अ न्यूरॉन है, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। और जो एक न्यूरॉन डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है, ये सामने हमारे पास स्ट्रक्चर है। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, इनसाइड में इस पूरे पोर्शन को हम सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और यहाँ पे साथ में निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। और ये पोर्शन जो है दिस वन इज पूरा, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और एक्सॉन, ठीक है, और एक्सॉन में देयर इज अ सेल होते हैं जिनको हम साइवान सेल्स बोलते हैं। और साइवान सेल्स के बीच में, दो साइवान सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम नोड ऑफ रैनवीर बोलते हैं, या नॉर बोलते हैं, एनओआर नॉर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और जो साइवान सेल्स के ऊपर अगर कवरिंग होगी, शीत की कवरिंग होगी,
जैसे ये शाइवान सेल्स के ऊपर शीट की कवरिंग है तो हम उसको मेलनेटेड न्यूरॉन बोल सकते हैं, मेलनेटेड नर्व सेल बोलते हैं, तो उस शीट को हम बोलते हैं मेलिन शीट, याद रखना, ठीक है भाई। और डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है कि जो भी सेंसरी से सिग्नल, जैसे किसी भी मतलब यू कैन से रिसेप्टर से जो सिग्नल आएगा वो डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेगा और फर्दर उस सिग्नल को किसको देगा, हमारे सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से फर्दर स्टिमुलस जनरेट होकर के आगे एक्सॉन उस सिग्नल को लेकर जाएगा और इस पोर्शन को देगा जो अब ब्रांचिंग जैसा दिख रहा है, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको देता है, ठीक है। और इस सिनेप्टिक नॉब से फर्दर सिग्नल जो होगा वो दूसरे न्यूरॉन को जाएगा और दूसरे से तीसरे, इसी प्रकार से वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा एक टारगेट ऑर्गन्स तक। समझ आए? दूसरी बात ये याद रखना स्टूडेंट की जो स्टिमुलस कैसे नर्व जो इंपल्स है वो कैसे जनरेट होता है। तो नर्व इंपल्स के पीछे सोडियम और पोटेशियम पंप है। जब भी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा होता तब सोडियम हमेशा बाहर होता, याद रखना, और पोटेशियम जो होता है वो इनसाइड होता है। और जैसे डेंड्राइट्स को सिग्नल आया वैसे सोडियम बाहर होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड पोटेशियम के साथ में नेगेटिव प्रोटीन के कारण यहाँ इनसाइड नेगेटिव चार्ज। जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल की एबिलिटी होगी, नर्व इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी। जैसे डेंड्राइट्स को सिग्नल आता है सोडियम जो होगा वो इनसाइड चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण जो वोल्टेज गेट होता है वो खुल जाता है और मेम्ब्रेन से सोडियम अंदर आ जाता है और पोटेशियम के लिए जो गेट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो पोटेशियम बाहर रह जाता है, जिसके कारण बाहर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, इनसाइड बाहर नेगेटिव चार्ज रह जाता है और इनसाइड पॉजिटिव। और जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे ही इंपल्स जनरेट। तो जब तक सोडियम अंदर आएगा सेल बॉडी में तब तक इंपल्स जनरेट होते जाएगी और वो इंपल्स फर्दर एक्सॉन सेल बॉडी से लेकर जाएगा और किसको देगा, सिनेप्टिक नॉब को देगा, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को देगा, ठीक है। यहां से फर्दर जो सिग्नल होगा जिसको हम आगे सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, क्योंकि हमारे बॉडी में केमिकल स्नैप्स ही होते हैं। केमिकल स्नैप मतलब यहाँ सिनेप्टिक नॉब के थ्रू एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो उस वो क्या करेगा, वो सेकंड इंपल्स जनरेट करेगा और फर्दर वो दूसरे न्यूरॉन तक वो सिग्नल जाएगा और इसी प्रकार वो अफेक्ट होगा। बाकी ये सब चीजें आपने डिटेल में अभी नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जैसे मैंने बोला डेंड्राइट सिग्नल, यहाँ पे जैसे डेंड्राइट को सिग्नल आए, सोडियम अंदर आए, इंपल्स जनरेट हुई, एक्सॉन के थ्रू पहुंच गया उसके सिनेप्टिक नॉब, यहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ जिसके कारण वो फर्दर इंपल्स जनरेट करेगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। तो डेंड्राइट से फर्दर वहां पे सोडियम जैसे सिग्नल आएगा तो सोडियम बाहर से इनसाइड आएगा, इन्फ्लक्स होगा और सेकंड इंपल्स जनरेट होगा और इसी प्रकार टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे। और जहां से सिग्नल आया तो इसको हम प्री सिनेप्टिक सेल बोल रहे हैं, यह है प्री सिनेप्टिक सेल, जिसको दे रहा है केमिकल के थ्रू उसको पोस्ट सिनेप्टिक। और ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स को हम बोलते हैं सिनेप्स। और हमारे बॉडी में केमिकल स्नैप्स होता है जो थोड़ा सा स्लो होता है और इलेक्ट्रिकल स्नैप जो होता है वो बहुत फास्ट होता है जिसमें दो न्यूरॉन एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है। अब ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का क्या फंक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बेसिक ही हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब हमने +1 में जो हमारे पास चैप्टर वहां डिटेल में पढ़ना। ब्रेन मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी में और ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है क्रेनियम द्वारा एंड इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। मतलब ब्रेन की कवरिंग जो है वो 3 मेम्ब्रेन से है, 3 शीट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं एंड दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड जिसको हम CSF बोलते हैं या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी शॉक से। ब्रेन में 3 मेन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन सा पोर्शन आता है ये आपको पता होना चाहिए। सेरिब्रम आता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं। फोर ब्रेन का मेन काम होता है इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सोचना, ठीक है, या वॉलंटरी एक्शन, जैसे आप डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये सब फोर ब्रेन। एंड इट कंट्रोल द टच, स्मेल, सुनना, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, सब फोर ब्रेन का काम। मिड ब्रेन इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मतलब जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब खाना आपके माउथ में है तो आपके कंट्रोल में, आप उसको चबा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने खाने को इनगल्फ कर दिया, समझ आए, तो उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ईसोफेगस में चला गया,
आपके कंट्रोल में नहीं है, स्टमक में चला गया, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी। समझ आए? तो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे हेड, नेक, आईज की मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। और हाइंड ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्लम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला। सेरिब्लम का मेन काम होता है कि बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करना, बैलेंस, पोस्चर। आप कहीं बैठे हैं, भीड़ है, तो आप अपने आप को उसी तरीके भीड़ के अनुसार ही अपने आप को एडजस्ट करोगे, तो अपना पोस्चर वैसे ही डेवलप करोगे। तो वो सब कौन करवा रहा है? सेरिब्लम। अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं चलते समय, दौड़ते समय, है ना, या कहीं हाइट पे खड़े हैं, तो बढ़ रहे। पोन्स वेरुलाई का काम है रेस्पिरेशन, जो हमारा ब्रीदिंग सेंटर है इसको कंट्रोल करता है। मेडुला का काम है हार्ट बीट, जितना भी विसिरल ऑर्गन्स का हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, फूड को स्वेल करने में, कफिंग को, स्नीजिंग को, वॉमिटिंग में, ये सब स्ट्रक्चरली आप देख सकते हैं। ये हमारे पास दिस वन इज ये फॉलोइंग लोब्स है हमारे ब्रेन में, ये जैसे पैराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल आपको जो दिख रहा है, ये पोन्स वेरुलाई है, ठीक है। दिस वन इज देख सकते हैं, ये है पोन्स वेरुलाई, ये मेडुला ओब्लंगेटा आ गया, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया, इसके आगे स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिबेलम पोर्शन, ये ऑसिपिटल लोब। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है स्टूडेंट? बट वेरी वेल, स्पाइनल कॉर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, मतलब हाइंड ब्रेन से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, और इसमें 31 पेयर्स हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है, और इसका मेन काम होता है टू कैरी द मैसेज, इट कैरी द मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन को सिग्नल देना और ब्रेन से लेकर के एफेक्टर तक देना, ठीक। और ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बट वेरी वेल, रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन या यू कैन से अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है एफेक्टर का टू अ स्टिमुलस। जैसे लेट आपको पिन चुभ गया है ना, तो आप थोड़ा ऐसे सोचने लग जाओगे, थोड़ा सा चुभा है, हाँ, या इससे मुझे चोट लगेगी नहीं लगेगी, तो आपको जैसे पिन लगा तो आप एकदम से हाथ पे लगा तो अपने हाथ को एकदम पीछे खींचोगे, या चपाती सेकते समय आपका हाथ जलेगा तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे लोगे। ऐसा तो नहीं सोचोगे नहीं नहीं थोड़ा सा जला है, या कभी गिर रहे हैं कहीं से सीढ़ियों से, तो ऐसे थोड़े सोचेंगे नहीं नहीं कम गिरूंगा, थोड़ा सा ही हाइट है, तो ऐसा नहीं सोच। हम इनवॉलंटरली, मतलब अपने आप को संभालने, मतलब ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बिना अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, समझ है। तो ऐसा एक्शन जिसमें सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो सडन, जैसे सामने सांप आ गया तो हम सांप को देखकर थोड़ा ये करेंगे कि नहीं ये टॉक्सिक है, ये पॉइजनस स्नेक है, नॉन पॉइजनस है, हम क्लासिफिकेशन थोड़ा करेंगे, हम तो एकदम स्नेक को देख करके उल्टे पांव भागने लग जाएंगे ना। तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जहां पर सोच के बिना एक्शन होगा, मतलब उसमें सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जहां पर बोलेंगे ना कि थिंक बिफोर स्पीक, कि भाई सोचो फिर बोलो, या कोई पहले सोचो फिर एक्शन करो, है ना। जहां पे आप सोच के कोई एक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं या आपको कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो होता है रिफ्लेक्स आर्क, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि उसमें सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड, इन सबका रोल है, इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी सिग्नल, जैसे आपने कहीं जाना है तो आप पहले उसको सोचोगे, समझोगे, जाना नहीं जाना, फिर आप उस एक्शन में आओगे, मतलब वो काम करोगे, आगे जाओ। लेकिन मैंने वही बोला कि सडन आपके सामने एक ऐसा कंडीशन आ गई तो उसमें आप बिना सोचे, जैसे मैंने बोला सांप सामने आ गए तो एकदम आप पीछे भागोगे, तो बिना उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ ना सीएनएस का, समझ है। तो वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो उसमें थोड़ा हम सोचेंगे कि भाई गर्म ज्यादा है या कम है। In this reflex action, the nerves in the skin receptor detect the heat and passes the message through the sensory nerve to the spinal cord, सिर्फ का spinal cord. Then the information passes through the motor nerve to the muscles of the hand and we withdraw our hand. तो जिसमें ब्रेन का CNS का कोई इन्वॉल्वमेंट सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही होता है। ये स्टूडेंट हमारे पास डायग्राम जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का, जैसे हमारा नी पे कोई भी या पत्थर से लग जाता है या किसी हथौड़ी से लग जाता है, तो एकदम से सिग्नल जब जाएगा तो ब्रेन में जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से इमीडिएट उस एफेक्टर पोर्शन पर आएगा, समझ आए। तो हम एकदम से उस चीज को बिना सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट से डन करते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा? तो रिफ्लेक्स आर्क में एक पर्टिकुलर आर्क लाइक एक पूरा पाथ बनेगा, समझ है, जिसमें सिग्नल रिसेप्टर पे पहले रिसेप्टर रिसीव करेगा, फिर सेंसरी के थ्रू जाएगा, ठीक है, हमारे ब्रेन में,
ठीक है, पीएनएस को जाएगा, फिर वहां से मतलब ब्रेन को जाएगा, और फिर ब्रेन मतलब सीएनएस को जाएगा, फिर सीएनएस वहां से एनालाइज करके डिटेक्ट करके दोबारा पीएनएस को भेजेगा, फिर वहां से मोटर नर्व्स के थ्रू उस पर्टिकुलर पोर्शन पर आएगा। तो मतलब जिसमें पूरा एक इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्या होगा, द रिफ्लेक्स आर्क in the reflex arc the stimulus is received by the receptor and then passes to what sensory nerves, then to what spinal cord, और spinal cord से information कहाँ जाएगा, you can see information passes through the motor nerve to the effector for the response। but इसमें CNS के बाद पूरा CNS का रोल होगा, याद रखना इसमें, ठीक है, पूरा CNS का रोल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अब आगे स्टूडेंट हमारे पास दैट इज अ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। You know, in plants control and coordination is done by the chemical substance जिनको हम plant hormone बोल सकते हैं या phytohormone। There are 5 main types of plant hormones। ऑक्सिन्स है, गिबरलिन्स है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है, ठीक है। कुछ ग्रोथ हार्मोन है, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स है। जैसे ऑक्सिन्स ये सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है, मतलब प्लांट के सेल को डिवाइड करने में, और प्लांट का सेल जब डिवाइड होगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी। सेल को इलोंगेशन करने में हेल्प करेगा, मतलब जब प्लांट के बॉडी में अगर सेल इलोंगेट होगा तो उसके गर्थ जो होगा, थिकनेस जो होगा वो बढ़ता जाएगा। गिबरेलिन्स ये स्टेम और ब्रांचेस का ग्रोथ करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स, ओके। एब्सिसिक एसिड ये इनहिबिटरी हार्मोन्स है, इसका काम क्या है, ग्रोथ को रोकना, एंड इट आल्सो अफेक्ट द विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया इथाइलिन। इथाइलिन इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एज वेल एज इन केस ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मूवमेंट इन प्लांट्स। तो मूवमेंट इन प्लांट्स आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, ठीक है। दे आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड द नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डिपेंड ऑन द ग्रोथ, ठीक है। बट या तो स्टिमुलस के अनुसार, जहां से स्टिमुलस आया मूवमेंट वहां की ओर होगी, या तो स्टिमुलस के अपोजिट एंड की ओर मूवमेंट होगी, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, फोटोट्रोपिज्म फॉर्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब लाइट, लाइट के अकॉर्डिंग, जहां पे जैसे आपने देखा है प्लांट्स को, जिस साइड से आपने अपने घर में पॉट में रखा होगा प्लांट्स, तो बहुत सारे आपने देखा होगा जहां से लाइट आ रही है वहां की ओर ही ब्रांचेस टर्न करती है, तो दैट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट मीन द बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, ओके। एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द लाइट, अगर ये लाइट से, लाइट जहां से लाइट आ रही है प्लांट को, उसकी अपोजिट अगर इसकी ग्रोथ हो रही है तो उसको हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, ओके। इसके अलावा जियो नाम से ही पता लगता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। समझ है, आप कहीं हिली पोर्शन में, स्टीप पोर्शन में कोई प्लांट ग्रो करेगा तो जहां की ओर ग्रेविटी है वहां की ओर ही वो उसका बेंडिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड द जियोट्रोपिज्म, ओके। कीमोट्रोपिज्म नाम से पता लगता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलाई। जैसे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तो आपको पता है जैसे पोलन ट्यूब मूव करता है टुवर्ड द एम्ब्रियो सैक, तो वो कैसे मूव करता है, एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक से, जिसको हम बोलते हैं शुगर बोरान, कैल्शियम शुगर बोरान आइनोसाइटोल कॉम्प्लेक्स, एक केमिकल होता, तो उसके थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल की ओर टर्न करता। हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से पता लगता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू व्हाट। नेक्स्ट आ गया दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ट्रॉपिक था डायरेक्शनल, बट ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। neither towards or away from the stimulant and it does not depend on growth, okay। जैसे एक प्लांट होता है जिसका नाम ही होता है टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। जैसे आप उसको, उसके लीव्स टच करते हैं तो लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, समझ आए, क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट। इसके अलावा जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। सबका अपना अपना अलग अलग रोल है, ठीक है। तो बट वेरी वेल, जैसे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। एंड पैंक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन, ओवरी जो है एस्ट्रोजन। इसके अलावा पूरा चैप्टर हमने +1 में पढ़ना इसी हार्मोन के ऊपर, ओके। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारे पास डे 5 और डे 6 था,
control coordination plant or control coordination in animal. Thank you all.